हेलो। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि रविरंजन कुमार हैं, ज्योति कुमारी हैं, सतीश राज हैं, मैथ मस्ती गुड इवनिंग सर जी। निष्कांत कुमार क्या हुआ, नरसिंह वाला गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए आज का जो वीडियो है याद रखिएगा, हिंदी का है, 10th क्लास जो है उसका मॉडल पेपर होगा, जो आपको 100 प्रश्न आपका इस वीडियो में दिखाया जाएगा। चलिए तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं और हम लोग एक नए सिरे से आज स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों जल्दी से आप लोग बताइएगा, आपका पहला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, आप लोग के पास टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आप लोग शेयर करें ताकि बाकी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ मैं बढ़ता हूं। क्या आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? जल्दी से आप लोग यस या नो में कमेंट करके बताइएगा हमें, क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से बच्चों आप लोग अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए छोटी है, ज्योति है, यस सर। और सतीश राज हैं, यस सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। जी हाँ बताइएगा बच्चों। अमरजीत कुमार आगे हैं, तो इसका सही आंसर आपको बताना है बच्चों, क्या हो जाएगा? आगेय का जन्म कब हुआ था? जी हाँ बताना है दोस्तों, आगेय का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है 1910 ईस्वी, बी में है 1911, सी है 1912 और डी है 1913। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको इसका आंसर कमेंट करेंगे प्लीज। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत सारे बच्चे का आ गया है। ज्योति का ये है, अमरजीत कुमार का ये है, संजय का भी है। मैथ स्टडी लाइक करें, बिल्कुल लाइक करें। वीडियो को लाइक करना आपको जरूरी हो जाता है क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, आगेय का जन्म जो हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन आपका ए गलत है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न है उसको ये बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा आगेय का जो पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बासई आगेय था, ठीक है ना। इनको शॉर्ट नेम था साहिवा आगेय। याद रखिएगा बच्चों, साहिवा आगेय का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, जो आपको कहा था आपको पंजाब में पड़ता है, ठीक ना। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जी हाँ बच्चों सभी लोग को यह प्रश्न आएंगे, 11th हो 12th हो सभी प्रश्न के लिए यह जो दिनकर जी का तो जो आपका कौन सी कृति पर आपका क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है आपका क्या है तो रश्मि रथी है, ऑप्शन बी है संस्कृत के 4 अध्याय, सी है उर्वशी और डी है रेणुका। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको दिनकर जी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह किस आपका कृति पर मिला था? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए बहुत सारे बच्चे का आ गया आंसर, जैसे ज्योति कुमारी का सी है, संजय कुमार का सी है और सतीश राज का सी है, सोनू कुमार यादव का सी है और संगज पासवान का गुड इवनिंग है। चलिए बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को चल देखते हैं। नौबत खाने में इबादत, जी हाँ दोस्तों याद रखिए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? जल्दी से बताइएगा बच्चों, जो आपको दिया गया है क्वेश्चन की नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है निबंध है, बी कहानी, सी व्यक्ति चित्र और डी है साक्षात्कार। जल्दी से बच्चों बताइएगा, ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा जल्दी से। जैसे ज्योति कुमारी का डी है और सोनू कुमार यादव जी का सी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, 10th वाले तो खास करके शेयर करेंगे, जितने भी आपका दोस्त यार भाई बंधु या तो दीदी लोग हैं उनके पास जरूर से जरूर आप लोग शेयर करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? जी हाँ बच्चों जल्दी से बताइएगा, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? ऑप्शन आपके पास 4 अवेलेबल है, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बच्चों जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विवेकानंद, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? जल्दी से अपना कमेंट कर अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर 4 का बी बताए हैं, ज्योति कुमारी का 4 का डी है, सतीश राज का 4 का बी है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे बच्चों, ऑप्शन डी होगा भाई लोग। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? जल्दी से बताइएगा, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि ने किससे की है? कवि ने किससे की है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपका शुरू से बी है कंचन, सी है पुष्प और डी है छाया मुक्त चंद्र। जल्दी से बताइएगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। जैसे सतीश का है 5 का सी, ज्योति कुमारी का 5 का डी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का डी छाया मुक्त चंद्र। ऑप्शन आपका डी मिल जाएगा मित्रों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जी हाँ बच्चों याद रखिएगा, 10th वाले जरूर से आंसर करेंगे। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जल्दी से बताएगा। ऑप्शन ए है नेता, बी है जनता, सी है अधिकारी और डी है मंत्री। जल्दी से बताएगा, आज क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, मार के एकदम क्या कर देंगे तो दहाड़ देंगे बच्चों। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। ज्यादा आज क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है बच्चों, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी जनता। जनता को जो पहले के राजा लोग थे उसको अबोध मूर्ति समझते थे, याद रखिएगा, जो मिट्टी का बना होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह जो प्रश्न लिया गया है वह लिया गया है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, आपका कविता सेक्शन से लिया गया है बच्चों, याद रखना है। इसका लेखक हैं, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसका लेखक हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न उसको देखेंगे। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? जी हाँ बच्चों याद रखिएगा, हिरोशिमा जो आपको एक चैप्टर है कविता का, याद रखिएगा। हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है बच्चों। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन ए है प्राचीन सभ्यता की खुशहाली की, बी ऑप्शन है आधुनिक सभ्यता के विकास का, सी है प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका का और डी है आधुनिक सभ्यता के दुर्दत्ता मानवीय विभीषिका का। 7 नंबर प्रश्न का आंसर देना है बच्चों। आप लोग को बिना रुके बिना थमे आज 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, याद रखिएगा बच्चों। आपको 7 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। 7 का सी यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं, बिंदी कुमारी आए हैं, उनका भी था 6 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर कौन डालते हैं, जल्दी से बताइएगा। क्या आप लोग के पास आवाज जा रही है बढ़िया से? चलिए ज्यादा स्पीड तो मैंने नहीं बोल रहा हूं ना, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दत्ता मानवीय विभीषिका की हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाई लोग, याद रखना है। क्यों? क्योंकि हिरोशिमा पर आपको अमेरिका वाले ने क्या किया था? तो बम पटका था, याद रखिएगा। 2 बम पटका गया था, एक हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक ना। एक था लिटिल बुआ, एक था फैटमैन बैग। तो याद रखिएगा मेरा सही है, बहुत बढ़िया सही बात है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा।
बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? जी हाँ बच्चों, जो भी 10th क्लास का पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव या तो न पढ़े और जल्दी से देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन होगा एकदम वीवीआई क्वेश्चन आया है, 100 क्वेश्चन है, आपका याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है ईद से, बी है बकरीद से, और सी है शबे बारात, और डी है मुहर्रम। जल्दी से बताइए 8 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मुहर्रम से जुड़ा हुआ है बिस्मिल्लाह खां का नाम। याद रखिएगा मुहर्रम। मुहर्रम जो है पर्व मनाया जाता है वह किस व्यक्ति के रूप में मनाया जाता है? आप लोग बता सकते हैं बिस्मिल्लाह खां किसके, आपको मुहर्रम किसके व्यक्ति के लिए मनाया जाता था मुस्लिम पर्व? जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं यहाँ पर होगा उद्दत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? जल्दी से बताइएगा बच्चों, महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए है आध्यात्मिक शिक्षा, बी है यांत्रिक शिक्षा, सी है अहिंसक प्रतिरोध, और डी है साक्षरता। जल्दी से बताइएगा 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आज देखते हैं कितने जो आपका लोग हैं वह आंसर कर पाते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं। आज देखते हैं आप लोग को कि जानते हैं कहावत की जो जीत अगर पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, और जो जानते हैं कि लड़ते हैं वही जो हार निश्चित हो। तो यहाँ देखिए कल तक आप लोग वही कमेंट कर रहे थे जिनको अच्छा लग रहा था, क्वेश्चन आसान था जो कमेंट कर रहे थे। आज देखिएगा बच्चों, आज आप बहुत सारे लोग भाग जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसक प्रतिरोध हो जाएगा भाई लोग। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है वाणी कब विष के समान हो जाती है? जी हाँ बच्चों, याद रखिएगा वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी यानी कि जो बात है, जो ध्वनिया है, वह कब विष के समान हो जाती है? आपके ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी है तीर्थ यात्रा के बिना, सी है ज्ञान के बिना, और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राम नाम के बिना आपका क्या हो जाएगा? वाणी विष के समान हो जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाइयों। आप लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को आपको अयोध्या में राम आएंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। यानी आप लोग जानते हैं कि वहां पर राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है 22 जनवरी को। अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। चलिए भाइयों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? याद रखिएगा रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, और डी है औरंगजेब। जल्दी से बताइएगा बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और देखिएगा मात्र 5 पब्लिक देख रहे हैं, यह खाली राहुल जी हाँ बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न उसको बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग के पास जल्दी से आंसर करने का मौका है। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाइयों, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। कवि ने परिजन किसे कहा? जी हाँ, कवि ने परिजन किसे कहा? याद रखिएगा ऑप्शन ए है कृष्ण को, बी है सुजान को, सी है बादल को, और डी है हवा को। जल्दी से बताएगा। अगर आप लोग के पास आवाज जा रही है तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो याद रखना है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कवि किसे परिजन कहा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बादल को कहा, कौन सा कवि कहा था? तो घनानंद कहा था। याद रखिएगा घनानंद। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी होगा भाइयों। और जो कवि कहने वाला था ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? घनानंद। अमित कुमार का बी था और सतीश कुमार का सी है। अब देखा 13 नंबर प्रश्न साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? जी हाँ बच्चों याद रखिएगा। हेलो सर जी आपका सर जी गलती रहता है, हेलो श्री जी लिख देते हैं शिल्पी काडगे। यहाँ देखिएगा आपका क्या है क्वेश्चन, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए है समांतवादी व्यवस्था, बी है पूंजीवादी व्यवस्था, सी है समाजवादी, और यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? जल्दी से बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताइएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो आपको ऑप्शन दिया गया है 4 फरवरी 1938, ऑप्शन बी है 4 फरवरी 1937, ऑप्शन सी है 4 फरवरी 1936 और ऑप्शन डी है 4 फरवरी 1935। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर। 14 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। सही आंसर जैसा ज्योति कुमारी का ये है, राहुल कुमार का बी है, अमित कुमार का ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को जफरीन नामक, याद रखिएगा जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। याद रखना है बच्चों, जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था, जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ब्लैक एडब्रो आगे हैं, उनका आंसर भी था। सही बात है, यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में, जो आपको कहा था। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ल मादा मोजले द एवेन्यू किसकी कृति है? जी हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। पहले तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, द मादा मोजले द एवेन्यू किसकी कृति है? ऑप्शन ए है लियोनार्डो द विंची, बी है पिकासो, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है विसेंट वैन गो। जल्दी से बताइएगा, ल मादा मोजले द एवेन्यू किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। ज्योति कुमारी का डी बता रहे हैं और बाकी बच्चे को देखते हैं कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा मित्रों। याद रखिएगा, पिकासो के द्वारा लिखा गया था द मादा मोजले द एवेन्यू। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिए, ला सातरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? याद रखना है बच्चों, ला सातरूज जो ईसाई एक मठ था जो फ्रांस में पड़ता था, याद रखना है फ्रांस में पड़ता था, इसका धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? आपको बताना है। बिंदी कुमारी का सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए कि आपको ला सातरूजा का धार्मिक प्रयोग कब से कब तक होता रहा है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी से फ्रेंच क्रांति तक। तो याद रखिएगा, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की क्रांति तक इसका जो उपयोग किया गया था। चलिए, इसका 16 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या हो जाएगा? 17। पछली कहानी में किस वर्ग का? पछली नहीं होगा, यहाँ पर मछली होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? जी हाँ बच्चों, जो भी 10th क्लास का पढ़े होंगे इसका आंसर दे सकते हैं। बताते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए है उच्च वर्गीय परिवार, बी है निम्न वर्गीय परिवार और सी है निम्न मध्य वर्गीय परिवार और डी है मध्य वर्गीय परिवार। 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो आपको ज्योति कुमारी का है 17 का डी, राहुल कुमार का 17 का डी बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग्स करता था यह कहानी मछली। हम मछली में कितने मछली खरीदा गया था पिताजी के द्वारा? याद रखिएगा, तो बताइए जल्दी से कि मछली कितने खरीदे गए थे। आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से। राधा कुमारी का भी डी है, नीरज कुमार आगे हैं, उनका भी आंसर डी था। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग्स करते थे। ऑप्शन आपका सी होगा भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो प्रश्न नंबर आपका 18 है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? जी हाँ बच्चों, याद रखना है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, या तो सी ऑप्शन है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। बच्चों जल्दी से बताएगा 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, राधा कुमारी का आंसर आया है सी, और यहाँ देखिए अमित कुमार और अनुपमा कुमारी का भी सी है। राहुल कुमार का आंसर डी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। बहादुर का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर नाम था। बच्चों याद रखिएगा, बहादुर का जो पूरा नाम था वह क्या था? दिल बहादुर था। याद रखना मित्रों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे।
प्रश्न नंबर आपका 19 है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? जी हाँ, बस तो जल्दी से बताइएगा कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। एक बार चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दे और याद रखिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए बच्चे देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो को शेयर कर दें बाकी ग्रुपों में, ताकि आप लोग के साथ और बच्चे पढ़ लें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, जल्दी से बताना है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन को बताने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनजान, आपको हो जाएगा अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। याद रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी होगा। जिसका आंसर बी होगा वही इसका सही आंसर का भागीदार हैं, जैसा कि आपका ज्योति कुमारी हैं और राधा जी का ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताइएगा। 20 नंबर यानी कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। आपको नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिलते हैं? तो ऑप्शन आपका पूर्वी भारत, बी है पश्चिम भारत, सी है दक्षिण भारत और डी है उत्तरी भारत। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दक्षिण भारत से मिलता है। जिनका आंसर 20 नंबर प्रश्न का सी होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत से नागरी लिपि मिलती है। सभी का आंसर सी है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अगला है, बेतवा दान पात्र किस समय का है? जी हाँ, बेतवा दान पात्र किस समय का है? ऑप्शन ए है 1020, ऑप्शन बी है 1021, ऑप्शन सी है 1022, ऑप्शन डी है 1023। तो जल्दी से आप लोग इसका सही बताइएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों 1020 ईस्वी में बेतवा दान पात्र का समय था। याद रखना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाइयों, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 22 है। 22 में देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? जी हाँ बताइएगा बच्चों, पंडित बिरजू महाराज आपको है लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है छठवीं पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या तो 8वीं पीढ़ी। 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपको करना है बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए। जैसा कि ज्योति कुमारी का 22 का बी आया है, अमित कुमार का सी है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाइयों, ऑप्शन बी 7वीं पीढ़ी के साथ आपको पंडित बिरजू महाराज की संबंध था कलाकार से। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 23 है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? आप लोग इस कहानी को पढ़े हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? सीता के बेटों ने कितने रुपये मंथली देने का जो निर्णय लिया है? ऑप्शन आपका ए है 50, बी है 75, सी है 100 और डी है 60 रुपया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 50 रुपया देने का निर्णय लेता है। सीता का 3 बेटे थे, याद रखना है। सीता के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। और आप लोग जानते हैं कि तीनों बेटों का नाम था, एक का नाम था नारायण और दूसरा का नाम था कैलाश और एक का नाम था कैलाश नाम था और एक का नाम था बिरजू या उसको बिरजू भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 3 बेटा का नाम था सीता के, 3 बेटे थे। अगला प्रश्न है उसका आंसर देना है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब मिले? याद रखिएगा, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 6वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी या 4थी सदी में? जल्दी से बताइएगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है बालिकाएं बालकों, जल्दी से बताइएगा 24 का आंसर क्या हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है हमें। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा, ऑप्शन आपको 8वीं शताब्दी से मिलना चालू हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न है उसको आंसर देखेंगे। ऑप्शन
आपको क्वेश्चन है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। जी हाँ बच्चों, बच्चा जानता होगा, जो भी पहलू देख रहे हैं इसका सही आंसर बताइएगा कि बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 रुपया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भाइयों ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, याद रखिएगा 100 क्वेश्चन मुझे कराना है, टाइम लिमिट है। अगला प्रश्न उसको देखना है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जल्दी से बताइएगा, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बालिकाओं बालिका, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बुढ़ापा में आपको आपा मतलब कि पाप प्रत्यय लगा है, बूढ़ा में पाप प्रत्यय जोड़ दिए हैं तो बुढ़ापा हो गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भाइयों अगला प्रश्न उसको देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जल्दी से बताइएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है बच्चों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका होता है उच्छ्वास। याद रखिए उच्छ्वास हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा, 27 का बी होगा। जी चलिए बच्चों याद रखिएगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 28 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ बच्चों जल्दी से बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए है चरमोत्कर्ष, बी है चरमोत्कर्ष और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताइएगा कि इसमें चरमो उत्कर्ष कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा चरमो उत्कर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। जी याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसको देखना है, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। जी हाँ बच्चों जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है, यह बालक कहाँ जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बच्चा का क्या समाचार है। बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है फूलों की एक माला ला दीजिए। ऑप्शन डी है लता 2 चिट्ठी लिखी है। लता 2 चिट्ठी लिखी है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों। 29 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाइयों अगला प्रश्न उसको देखेंगे जिनका आंसर सी है, जैसा ज्योति कुमारी का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकल अकल अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिभावान होना, बी है बुद्धिमान होना और सी है बुद्धि का उपयोग करना और डी है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर जैसा कि राधा कुमारी का है, 30 नंबर प्रश्न का आंसर डी डाले हैं। सतीश का डी है और ज्योति का डी है, अमित कुमार का डी है, अनुपमा का डी है, नीरज कुमार का डी है। बहुत बढ़िया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा अकल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न, वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइएगा बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यह आप लोग बच्चा जानता है कि वर्ण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये आपको 2 गो वर्ण होते हैं। चलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 32 है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ बच्चों याद रखिएगा स्वर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ये भी आप लोग जानते होंगे। 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 11 होता है। 32 का बी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी था। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। जी हाँ बच्चों बताइएगा कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। आपको ऑप्शन ए में है 27, बी है 30, सी है 33 और डी है 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सी था। अब चलिए अगला प्रश्न, क का उच्चारण, क वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, किस स्थान से किया जाता है। बच्चों जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? क वर्ण का जो उच्चारण होता है भाइयों, याद रखिएगा, क यानी कि कंठ से उच्चारण होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों। चलिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और रखे। अगला है तालब स। तालब स का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आपको पहले ही से बताया जा रहा है तालब स, है ना। 35 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है मित्रों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तालब स का जो उच्चारण है, पहले ही से इसका नाम ही बोला गया तालब। तालब मतलब कि तालु। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा भाइयों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है कि छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अब बताइए कि इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। तो छ और आपका क्या है? तो स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है 36 का सी, सतीश कुमार ज्योति कुमारी का ऑप्शन सी दिख रहा है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। म का उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी से बताना है। म का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? जल्दी से बताना है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा और टाइम से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। 33 मिनट हुआ है, 37वां क्वेश्चन है। तो म का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा की ओष्ठ होता है। जल्दी से बताइएगा कि म का उच्चारण स्थान क्या होता है, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो म का जो उच्चारण स्थान होता है, ऐसा तो आप लोग मूर्धा नहीं होगा, याद रखिएगा, और नहीं दंत होगा। ए प फ ब भ म यानी कि आपको कहा था ओष्ठ से होता है। याद रखना है मित्रों, ओष्ठ से होता है, और नहीं तो हम लोग को नासिका के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ओष्ठ नहीं दिया गया है, याद रखना है मित्रों। अगर ओष्ठ रहे तो आपको ऑप्शन ओष्ठ होगा, नहीं है तो नासिक हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा। न का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? न का उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, न का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो न का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है आपको नासिक। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाइयों। चलिए, ज्योति कुमारी का बी है, अमित कुमार का बी है। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अब बताइए, दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? 39 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। दीर्घ उ का आपको उच्चारण स्थान बताना है। उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? 39 नंबर प्रश्न का ज्योति कुमारी का भी है, अमित कुमार का भी है, और बाकी बच्चे का भी आंसर बी होगा। मैं आशा करता हूं सतीश का भी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। बिंदी कुमारी का भी है। अगला प्रश्न, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ, बताइएगा, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 30, बी है 44, सी है 40 और डी है 24। तो जल्दी से बताइएगा, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होते हैं? तो जल्दी से आप लोग इसका बताइएगा। तो हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या होती है, इसमें आपको क्या हो जाएगा? तो याद रखना है, जो आपको 40 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या आपको 52 होता है। वर्णमालाओं में जो आपको वर्णों की संख्या कितना होता है? तो आपका हो जाता है 52। लेकिन यहाँ पर 44 जो दिया गया है, आपको हटाया गया है। क्या क्या वर्ण आप लोग जानते होंगे कि उसमें से आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या हटाया गया है, अनुस्वार और जो आपका विसर्ग है उसको हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका इसमें बी होगा। लेकिन खाली अगर ऑप्शन रहेगा 52 का तो 52 बनाना है दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है? ऑप्शन प्रश्न नंबर 41 है। अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भाइयों? अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अ का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए है कंठ, बी है ओष्ठ, सी है कंठ तालव्य, डी है मूर्धा। तो बताना है इसका सही आंसर। 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? तो आप लोग जानते हैं कि 41 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी छोटी का ऑप्शन आपका ए दिख रहा है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ल का उच्चारण स्थान कहां से होता है? जल्दी से बताइएगा, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा, दंत है, ओष्ठ है, कंठ तालव्य और ऑप्शन डी है मूर्धा। ल का उच्चारण स्थान
क्या होता है? ल का जो उच्चारण स्थान होता है 42 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह दंत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। 43 नंबर प्रश्न का आंसर भी ए हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 44 है। ड अड़ा यहाँ ड नहीं है, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है? क ख ग घ वाला है, अंगा वाला है, अंगा वाला का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ना बोलते हैं चा 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 यहाँ। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर नासिक हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है मित्रों, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ कंठ ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि ऐसे पंचमा अक्षर जो होता है, पंचमा जो आपको होता है, पंचमा अक्षर जो होता है, याद रखना है वो अनुनासिक वर्ण होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भाइयों? जल्दी से बताना है। आपको 45 नंबर प्रश्न का आंसर देना है कि र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भाइयों। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना न भूलें दोस्तों। चलिए आपको अच्छा वीडियो लग रहा हो तो आप जरूर लाइक और शेयर करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? आज मैं बहुत तेजी से फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। जैसा ज्योति का है, सतीश, नीरज और अमित का सी है। तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है आपका मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन यानी कि मूर्धा आपको दिख रहा है क्वेश्चन में ही ऑप्शन। तो याद रखिएगा 46 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मूर्धा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, हर्षई या दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 47 का ज्योति का सही है। प और व का उच्चारण स्थान क्या होता है? प और व का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? आपको 48 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। जल्दी से बताइएगा प और व का उच्चारण स्थान क्या होता है? 48 का ए बताए हैं ज्योति कुमारी, सतीश का 48 का आंसर आना बाकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दंत और ओष्ठ हो जाएगा। तो याद रखिएगा दंत जो है ओवा से और यहाँ पर जो आपका है ओष्ठ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंत और ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए दिख रहा है। ऐसे तो आपका क्या हो जाएगा? इसका 1 मिनट गलती हो जाएगा। अनुनासिक बोला जाता है, ये नासिका से वह का उच्चारण होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प प ब भ व य ल व जो आपका है याद रखना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प का उच्चारण ओष्ठ से होता है और वह है जो अनुनासिक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाइयों, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे हम। अगला प्रश्न उसको देखें, प्रश्न नंबर आपका 49 है। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? जी हाँ मित्रों, जल्दी से बताइएगा सूरदास कौन सी संज्ञा है? जल्दी से बताना है सूरदास कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है भाववाचक और डी है समूहवाचक संज्ञा। तो 49 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि सही कौन सा होगा। 49 का सी बता रहे हैं सूरदास। सूरदास आपका एक कवि थे, ठीक ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाइयों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। स्थिर, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर कौन सी संज्ञा है? अमरजीत कुमार आए हैं, बहुत बढ़िया। स्थिर कौन सी संज्ञा है मित्रों? जल्दी से बताइएगा। 50 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर जो हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा स्थिर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है
निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? 51 नंबर प्रश्न है भाइयों, जल्दी से बताइएगा। तो साहित्य की निराला की साहित्य साधना का जो रचनाकार हैं वह है रामविलास शर्मा। ऑप्शन आपका डी नजर आ रहा है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, रामायण किसकी आपका किस भाषा में लिखा गया है? रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? आपको यह तो प्रश्न आता ही होगा, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सही संस्कृत। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मित्रों, बामन का ये बिल्कुल सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, जल्दी से बताइए, अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी का क्या नाम है? तो आपका नाम है बहादुर। याद रखिएगा, ऑप्शन आपको डी नजर आ रहा होगा। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर लिखे थे अमरकांत। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 54 है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो ये भी आप लोग जानते होंगे, बहादुर के बाप जो थे वह नेपाल के बॉर्डर पर रहा करते थे, वह एक छावनी में रहते थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, युद्ध में मारा गया था। सतीश कुमार का ए है, शिल्पी काटगेन का ए है, ज्योति कुमारी का ए है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा, उनके लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने या नौकर ने? तो आपको 55 नंबर प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, उनकी छोटी पुत्री ने पूछा था। द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछा गया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस समय अपने पुत्री को कुछ आंसर नहीं दे पाए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? बताना है दोस्तों कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा, तो इसका सही आंसर बताना है मित्रों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, नागरी लिपि जो लिखा गया है यह एक निबंध है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर प्रेम घन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी होगा मित्रों। अब चलिए अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो आप लोग जानते हैं कि रेनर मारिया रिल्के वह जर्मन भाषा के कवि हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। इनके द्वारा लिखा गया कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु इनकी कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु। याद रखना है बच्चों, तुम प्रभु। अब चलिए अगला प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। आपको बताना है कि यह क्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। 59 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर सी है बहुत अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो याद रखना है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? आपको ऑप्शन ए है मौसा, बी है भाई, सी है चचा और डी है आपका पिता। जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। बहुत बढ़िया, ज्योति, अल्टर, नीतीश यादव और सतीश कुमार का है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है। लौट कर आऊंगा फिर क्या है? ऑप्शन ए कविता, बी कहानी, सी निबंध और डी है साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता। ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 62 है, विशेषण के भेद होते हैं। जी हाँ, विशेषण के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो भेद होते हैं वह 4 होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण
रचित पाठ है? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया कौन सी कविता है? जल्दी से बताइएगा। कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया जो कविता का नाम है उसको बताना है। 63 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिन्हुपुर की तजी ढारो इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, या इस पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको बताना है बच्चों। तो जल्दी से आप लोग इस पंक्ति को देख करके बता सकते हैं इसका सही जो आपको लेखक कौन मिल जाएंगे। जल्दी से बताना, इसका सही जो आपको लेखक है वह आप लोग जानते हैं रस खान हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। 64 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 65 है, उसको बताना है बुद्धिजीव और कम्युनिज्म के लेखक कौन है? आप लोग को पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका पहला चैप्टर हिंदी गोदली का है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण होगा? इसमें कौन है संख्यावाचक विशेषण? ऑप्शन ए है 4, बी है कला और काला, सी है थोड़ा और डी है अधिक। तो बताना है संख्या कौन इसमें है? 4 है, काला है, थोड़ा है, अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 एक संख्या है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का आंसर ए था। 67 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। नानकाना साहब का संबंध है, किनसे नानकाना साहब का संबंध है? जल्दी से बताइएगा 67 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो नानकाना साहब का संबंध जो है आप लोग जानते हैं कि गुरु नानक से संबंध है। और आप लोग को यह भी पता होगा आज गुरु गोविंद सिंह का जयंती है। याद रखना है, सिखों के 5वें गुरु कहे जाते थे गुरु गोविंद सिंह का आज जयंती है मित्रों। याद रखना है ... गुरु गोविंद सिंह का जयंती है। अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 68 है, नाखून हमारी ... के अवशेष हैं, तो किसका अवशेष है बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है मानवता का, दया का, पशुता का या करुणा का। तो आपको 68 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाखून किसकी याद दिला देती है। 68 नंबर का आपका प्रश्न है किसकी याद दिला देती है? तो जी हाँ, याद रखना है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाती है। जी हाँ, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाती है। कब से मिलना चालू हो जाता है? कौन सा शताब्दी से मिलना प्रारंभ हो जाता है? तो 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच मिलता है आरंभिक हिंदी का उल्लेख। चलिए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा बी। 69 नंबर का बी हो जाएगा। अब देखिएगा 70 नंबर प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बताना है अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 70 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो सही जो इसका 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जिनका आंसर बी है बहुत बढ़िया, लाजवाब, खूबसूरत है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताइएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन है? आप लोग का ऑप्शन ए है मोहन, बी है सेना, सी है बचपन और डी है पत्थर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 71 का सी हो जाएगा बचपन। आपका बचपन जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा है। मोहन है वह व्यक्तिवाचक है, सेना समूहवाचक है, पत्थर जो हो जाएगा आपको जातिवाचक हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करने लगा? ऑप्शन ए है प्रतिरोध करता और बी है हंगामा खड़ा करता, सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता और डी है रोने लगता। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किशोर से बहादुर मार खाने के बाद चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा हो जाता था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाइयों। चलिए बहुत दिनों के बाद अनुपमा कुमारी आए हैं, उनका आंसर भी सी है। अब देखिए रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्यकार हैं। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले
आपको साहित्यकार कौन थे आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। 9th क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, इसका सही आंसर लियो टॉलस्टॉय था। अब अगला प्रश्न है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। जी हाँ, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं आपके पास क्या है, तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों बहुत बढ़िया सर, यस सर आप पढ़ाए थे। जी हाँ, चलिए इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। याद रखना दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है भलाई, बी है दूध, सी है सुंदरता और डी है अच्छा। तो जल्दी से बताइएगा 75 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन दूध। याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। दूध आपको क्या है, तो यह आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, द्रव्यवाचक नाउन हो जाएगा। याद रखना द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन है ना। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। एक किसके इर्द गिर्द घूमा गया है। याद रखना जित जित निरखत हूँ किसके कहानी पर लिखा गया है, किसके जीवनी के बारे में बताया गया है। 76 नंबर प्रश्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मित्रों। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखिए, आगे ने सूत्रपात किया था। आगे ने सूत्रपात किया था। आपको 77 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर बताना है। तो याद रखिएगा आगे ने सूत्रपात किया था, यह जो आपका हो जाएगा प्रयोगवाद का। याद रखना है ऑप्शन आपको सी हो जाएगा मित्रों, 77 का सी होगा। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है आपको बताना है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में गलती है कि सही है, जल्दी से आपको बताना है। रामावतार, बी है आपको परमानंद और सी है कविंद्र और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें स्वर संधि को आपको दो स्वरों का मेल किसमें हुआ है, कौन सा शब्द में आपको बताना है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। परमानंद, परम जोड़ आनंद जुटल है, राम जोड़ अवतार जुटल है, कवि तो कवि तो यहाँ कवि जोड़ इंद्र जुटा हुआ है। तो सभी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन डी हो जाएगा। गलत है बिल्कुल, सभी सही है आंसर। याद रखिए ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 69 है। मदन है, मदन क्या था। याद रखना है मदन किसका बेटा था। आपके पास 69 नंबर प्रश्न का 79 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो मदन जो था वह किसका बेटा था, आप लोग को पता होगा, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। सोफर का बेटा था, सेन साहब का बेटा था, किरानी का बेटा था, सेन साहब के मित्र का बेटा था। तो जो मदन था वो किरानी का बेटा था। ऑप्शन आपका सी नजर आ रहा होगा मित्रों, जिसका पिता का नाम था गिरधर लाल। याद रखना दोस्तों, मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था नाम इसके पिता का नाम। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, अन्य पुरुष किसका भेद है। जल्दी से बताना है अन्य पुरुष किसका भेद है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अन्य पुरुष किसका भेद है। तो इसका सही होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों। अब चलिए 81 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा गया था, किसने बांधा था। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके उनके पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। पंडित बिरजू महाराज का गंडा किसने माना था। तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक है। लौट कर आऊंगा फिर के पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा जीवनानंद दास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए दिख रहा होगा भाइयों, जीवनानंद दास द्वारा लिखा गया है लौट कर आऊंगा फिर। जापान पर परमाणु बम गिराया था किसने। अब आपको 83 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। आपको सही आंसर बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। मैं अभी बतलाया हूं थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 83 का बी अमेरिका ने गिराया था और 2 बम गिराया था, फैटमैन और लिटिल बॉय। और जापान के एक हिरोशिमा पर गिराया था, हिरोशिमा पर गिराया था, और एक गिराया था नाकासाकी पर गिराया था बम। कौन, तो अमेरिका वालों ने। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखें, रोन नदी
रोन नदी है किस देश में है, आपको बताना है रोन नदी किस देश में है। आपके पास 4 ऑप्शन है तो याद रखना है रोन नदी जो है फ्रांस देश में है और रोन नदी के किनारे ही अविन्यो शहर बसा हुआ है। अविन्यो शहर बसा हुआ है वह रोन नदी के किनारे बसा हुआ है और वहीं पर ला सात्रुजा आपको कहा है तो एक ईसाई मठ है। याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए दुग्गु समास नहीं है, इसमें से कौन सा दुग्गु समास नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए त्रिलोक, बी है भाई बहन, सी है शताब्दी और डी है आपको नवरत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा भाई बहन। यह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका है तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर बच्चों, 85 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है। आप लोग पढ़े हैं कहानी तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आप लोग जानते हैं कि लेखक ने अपने पिता से क्यों मछली मांगना चाहता है, तो खेलने के लिए मांगना चाहता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट, आपको ऑप्शन और है, कुएं में पालने के लिए मांगा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुएं में पालने के लिए मांगा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी नहीं होगा। खेलने के लिए तो मांगता है लेकिन उसका विचार आता है कि कुएं में बाल्टी से डालेंगे और फिर निकालेंगे। 86 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए कहता है। अगला प्रश्न, कविता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका है कविता नहीं है। ऑप्शन ए है अक्षर ज्ञान, बी है स्वदेशी, सी है हमारे नींद और डी है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति आपका क्या है तो निबंध है। और यह किसने लिखा था तो महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने लिखा है शिक्षा और संस्कृति को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मोहारा, यहाँ मोहरा नदी की बात कर रहा है। मोहरा नदी वही मछली वाला कहानी में है। मोहरा नदी शहर से दूर थी, कितना मील दूर था। ऑप्शन ए है 1 मील, ऑप्शन बी है 2 मील, 3 मील, 4 मील। मोहरा नदी कितना दूर था शहर से, तो जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर होगा 48 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 3 मील दूर था, लगभग 5 किलोमीटर दूर था, ठीक है शहर से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3 मील। राजदूत में है, राजदूत कौन सा समास है, जल्दी से बताना है मित्रों। 89 नंबर प्रश्न आपको खोज रहा है। राजदूत जो है वह हो जाएगा राजा का दूत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान हो से तत्पुरुष समास कहते हैं। अभिनयो किस नदी के किनारे अवस्थित है, अभी मैं बतलाया था इसका आंसर, आप लोग बताइए। अभिनयो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वह रोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है गिरधर लाल है, जी हाँ अभी हमने बतलाया था कि गिरधर लाल है। कौन है गिरधर लाल, आपको बताना है। 91 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल आपका मदन का पिता हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिए, संतु क्या है, संतु के मारे मतलब किसके मारे कांप रहा था, ठंड के कारण, डर के मारे, खुशी के मारे या दर्द के मारे, जल्दी से बताइएगा। संतु किसके चलते डर रहा था, आपको 92 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो यह जो आप लोग जानते हैं कि जब यह मछली खरीदने गया था तो बारिश हो गया था, तो यह बुआ का हुआ तो ठंड के मारे कांप रहा था संतु। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास है, जी हाँ बहुब्रीहि समास कौन सा है, आप लोग को बताना है कि ऑप्शन ए पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है और कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास याद रखिएगा, यह क्या करता है तो अपने पद को इसका कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानंद, दशानंद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दशानंद का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि दशानंद का मतलब होता है रावण। क्या होता है, रावण विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाइयों। 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 94 के नंबर प्रश्न पर आते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार
सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। कौन सा देश है? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, वह अपना देश भारत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रों। अल्टर का सही आ रहा है, अल्टर नीतीश यादव। अब देखिए कमरुद्दीन का जन्म कब हुआ था, कहाँ में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है। 95 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है दोस्तों। कमरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था बिहार के डुमरांव में हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मित्रों। अब चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, वह क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पुनर्जन्म। ऑप्शन आपका पुनः जोड़ जन्म हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए दिख रहा है। अब चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे? आपको बताना है इनके दादा का घर कहाँ था। आप लोग जानते हैं कि अभी मैं बतलाया था कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ में हुआ था? तो डुमरांव में हुआ था। तो उनके दादा भी डुमरांव के ही रहेंगे। इनका सही आंसर जो हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी के लेखक हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? आपको बताना है। मछली के आप लोग जानते हैं कि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म जोड़ आत्मा क्या हो जाएगा? आपको बताना है धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही संधि विच्छेद आपको करना है। इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा भाइयों। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न तो हो गया। 100 नंबर प्रश्न तो दिख ही नहीं रहा है भाई, 100 नंबर प्रश्न है ही नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद छोटू लोग, आप लोग जुड़े कालाज से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि दोस्तों। आप लोग खाना खाइए और जोरदार तरीका से पढ़िए। फिर कल मिलेंगे। अमित कुमार गुड नाइट सर। अल्टर नीतीश यादव गुड नाइट सर। आप लोग चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ स्वीट ड्रीम। चलिए दोस्तों फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।